वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। अब ये टॉपिक भारत में नवपाषाण संस्कृतियों के बारे में है कि भारत में वो कौन कौन से स्थल थे जहाँ पर नवपाषाण संस्कृतियाँ थी। इसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली जो उत्तर में है, फिर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, उत्तर पूर्व में है, दक्षिण में है। तो ये जो स्थल है, ठीक है, यहाँ पर जो नवपाषाण संस्कृतियों की क्या स्थिति थी, ठीक है, और क्या क्या हमें साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये टॉपिक है नवपाषाण संस्कृतियाँ जो है पाषाण युग के अंत को चिन्हित करती हैं, ठीक है। तो पाषाण युग का सबसे अंतिम चरण है, इसी को ये इस तरह से लिखा है कि भारत का नवपाषाण काल एक महत्वपूर्ण चरण है। ये क्यों है? क्योंकि 1842 ईस्वी में क्या हुआ था कि भारत के कर्नाटक के रायचूर जिले में से मैसूरी द्वारा, ठीक है, मैसूरी द्वारा, और बाद में 1867 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में जॉन लबाक, अभी दो लोग हैं, एक तो है जॉन लबाक और एक मैसूरी, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है मैसूरी के द्वारा 1842 में कर्नाटक के आसपास जो है रायचूर जिले में, और जॉन लबाक 1867 में आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी में, इनको नवपाषाण काल की एक कुल्हाड़ी का पता चला, ठीक है, वहाँ पे कुल्हाड़ी मिली, ठीक है। और फिर जैसे कि फिर वहाँ पे उत्खनन के कार्य हुए और वहाँ पे और भी ज़्यादा जो है सामग्रियाँ प्राप्त हुई। तो उस तरह से उस जगह को जहाँ पर ये चीज़ें प्राप्त हुई उसे जो है पुरातात्विक स्थल नवपाषाण का घोषित किया गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत में जो नवपाषाण संस्कृतियाँ हैं वह एक ही समय में हर जगह विकसित नहीं हुई, न ही एक साथ समाप्त हुई। मतलब जो ये चरण जो है नवपाषाण संस्कृतियों का, वो एक ही समय में हर जगह एक ही तरह का नहीं था। मतलब कहीं जल्दी आ गया, कहीं जो है बाद में आया ये जो है नवपाषाण संस्कृति, और उनमें भी काफ़ी डिफरेंस थे। मतलब जो है संस्कृतियाँ थी उसमें कुछ सिमिलैरिटी थी और कुछ जो है डिफरेंसेस थे, ठीक है। तो अपनी संस्कृति जो है हर जगह की एक जैसे कि अगर मैं उधर बात करूं पूर्वी इलाके में, तो वहाँ पे झूम कृषि होती थी क्योंकि वो पहाड़ी एरिया था। लेकिन जैसे हम साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे ये इस तरह की कोई भी संस्कृति नहीं थी, ठीक है। और नॉर्थ में जाते हैं, उत्तर में कश्मीर में, तो वहाँ पे जो घर जो है वो बुर्ज होम कहा जाता है, ज़मीन के नीचे रहते थे बुर्ज होम बना करके। तो इस तरह की जो संस्कृतियाँ हर अलग अलग जो जोन में था, अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ थी। जैसे कि इसमें दिया गया है कि उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व में नवपाषाण युग के उपकरणों संयंत्रों के बावजूद खेती का कोई सबूत नहीं मिला है। ये कह रहा है कि जो उत्तर पूर्व नवपाषाण युग में, ठीक है, युग के उपकरणों संयंत्रों के बावजूद, मतलब कि उपकरण तो थे खेती करने के लिए, ठीक है, वो उस तरह के उपकरण थे, मौजूद थे, लेकिन फिर भी खेती के सबूत नहीं मिले हैं। जैसे कश्मीर घाटी में नवपाषाण जो संस्कृतियाँ थी, वो ऐसा प्रतीत होता था कि जो कश्मीर में पहले जो मध्यपाषाण की संस्कृतियाँ थी उससे ज़्यादा विकसित नहीं थी, लगभग जो है उसी के समान थी, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होता था कि नवपाषाण कालीन जो संस्कृति है कश्मीर की, वह मध्यपाषाण कालीन संस्कृति से विकसित नहीं प्रतीत होती है।
इसके अलावा जो है जो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में गेहूं जो की फसल प्रमुख थी, जबकि प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में है, जिसे इलाहाबाद के नाम से हम जानते थे, मध्य क्षेत्र में चावल महत्वपूर्ण था। और जबकि दक्षिण भारतीय नवपाषाण में वे इसलिए थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि वहाँ पे बाजरे की खेती के साक्ष्य मौजूद है और वहाँ पे राख के टीले मिले थे साक्ष्य में। ठीक है, ये राख के टीले क्या है हम बाद में देखेंगे। तो मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो भारत का जो नवपाषाण काल था वो स्थिर और या अर्ध स्थिर ग्रामीण संस्कृति का मिला जुला स्वरूप है। ठीक है, अब हमें बेसिकली ये देखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण एशिया के नवपाषाण स्थलों को विभिन्न क्षेत्रीय सांस्कृतिक समूहों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे नवपाषाण संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमें देखना है। तो बेसिकली ये 7 जोन है। ठीक है, जो हमें पता होना चाहिए आप लोगों को। पहला तो ये उत्तर पश्चिमी भाग, और ये उत्तर पश्चिमी भाग कहाँ पे है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र हैं ये। ठीक है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है तो उस समय जो है ये पूरा एरिया जो था वह भारत का हिस्सा था। ठीक है, इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, ये सब आ जाता है, नेपाल वगैरह मिला करके। तो उत्तर पश्चिमी भाग जो है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में कश्मीर का क्षेत्र आता है, विंध्य की पहाड़ियाँ और गंगा घाटी। ठीक है, तो ये प्रयागराज, मिर्जापुर, बेलन घाटी का जो विंध्य क्षेत्र है ये मिला करके इसको बोलेंगे विंध्य की पहाड़ियाँ और गंगा घाटी। अच्छा, मध्य पूर्वी और गंगा घाटी क्षेत्र कौन सा है? ये बेसिकली बिहार और बिहार के उत्तरी भाग का क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा, मध्य पूर्वी क्षेत्र किसे बोलेंगे? ये बेसिकली जो उड़ीसा और बंगाल का जो क्षेत्र है और जिसमें से छोटा नागपुर को निकाल दिया जाए। ठीक है, तो उड़ीसा और बंगाल का क्षेत्र, इसको मिला करके क्या बोलेंगे? मध्य पूर्वी क्षेत्र। ठीक, और मैं भी इसको मैप पे दिखाऊंगा, इस बुक में तो नहीं दिया है। ठीक है, मैं नेट से दिखाऊंगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र किसे बोलेंगे? आसाम और उप हिमालयी क्षेत्र जो है उसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हो गए वहाँ पे। अच्छा, दक्षिणी क्षेत्र में वहाँ जो साउथ इंडिया हो गया, प्रायद्वीपीय भारत, मुख्यतः जो आंध्र, कर्नाटक का और तमिलनाडु के कुछ हिस्से जो है ये दक्षिणी क्षेत्र है। तो इन जगहों पर हमें नवपाषाण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये बेसिकली ये जो इलाका है ये उत्तर पश्चिम होगा। ठीक है, और ये जो एरिया है ये उत्तरी इलाका होगा। ठीक है, और जो ये एरिया जो है उत्तर पश्चिम होगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक, ये जो एरिया है ये जो है प्रयागराज और उत्तर प्रदेश लिए हुए। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये होगा विंध्य पहाड़ियाँ और गंगा घाटी। ठीक है, और थोड़ा सा इससे हटके यहाँ पे जो होगा वह है गंगा घाटी का मैदान, जो है उत्तरी गंगा घाटी का मैदान। ठीक, एक्चुअली सॉरी, ये मध्य पूर्वी गंगा घाटी का मैदान होगा। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये जो होगा पूर्वी गंगा घाटी का मैदान होगा। और जब हम ये नीचे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये एरिया जो है तो ये दक्षिणी नवपाषाण स्थल है ये। ठीक, और ये जो एरिया है, ठीक है, उड़ीसा का कुछ भाग और पश्चिम बंगाल का, तो ये बोला जाता है मध्य पूर्वी क्षेत्र। तो ये लोकेशंस हो गए हैं। तो बेसिकली हमें इन सभी भागों का स्टडी करना है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग जो हो गया, फिर उत्तरी क्षेत्र का हो गया यानी कश्मीर क्षेत्र का हो गया, फिर विंध्य की जो पहाड़ियाँ और गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, ठीक है, जैसे प्रयागराज, मिर्जापुर, बेलन नदी घाटी का विंध्य क्षेत्र जो हो गया, फिर मध्य पूर्वी गंगा घाटी का जो क्षेत्र हो गया यानी कि बिहार के उत्तरी भाग का क्षेत्र, और फिर मध्य पूर्वी क्षेत्र यानी कि उड़ीसा और बंगाल अभी जो मैंने दिखाया। ठीक है, फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये थोड़ा सा जो हिली एरिया है आसाम में, ठीक है, उप हिमालयी क्षेत्र, वो भाग उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। और फिर दक्षिणी क्षेत्र में वही साउथ इंडिया जो हो गया, प्रायद्वीपीय भारत, मुख्यतः जो है आंध्र जो हो गया, फिर कर्नाटक और जो है तमिलनाडु के कुछ हिस्से। तो ये वन बाय वन हम इन
इसको स्टडी कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति में हमें क्या साक्ष्य में प्राप्त हुए और वहाँ की क्या संस्कृति थी, यानी जो बेसिकली अफगानिस्तान का जो एरिया है और पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं वहाँ पे हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ था, गेहूं और जौ हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे कि यहाँ पे खेती होती है, और यहाँ पे हमें पशुपालन की शुरुआत के साक्ष्य मिले हैं। और इसको दुनिया के जो शुरुआती क्षेत्र है जहाँ पे पशुपालन और पौधारोपण हुआ था उसमें इसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो उत्तरी अफगानिस्तान है वहाँ की गुफाओं में मध्यकालीन शिकारी संग्रहकर्ता द्वारा जंगली भेड़ बकरी आदि के शिकार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, और इसके अलावा जो है कुछ कच्छ के मैदान थे, ठीक है, जो शुष्क पहाड़ों और सिंधु के मैदानों के बीच में स्थित थे। और ये जो इस तरह की जो बाढ़ से जमा हुई जो मिट्टी होती थी गीली, वहाँ पे छोटी छोटी घाटियों में खेती और पशुपालन के लिए ये एक आदर्श जगह था। इस वजह से वहाँ पे जो खेती और पशुपालन दुनिया के सबसे जो अग्रतम जो है जहाँ पर सबसे पहले शुरुआत हुई उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है। अच्छा, जो कच्छ मैदानों में मेहरगढ़, क्वेटा घाटी में जैसे कच्छ मैदानों में मेहरगढ़ और क्वेटा घाटी में किली गुल मुहम्मद और लोरलाई घाटी में राणा घुंडई और सुरभ घाटी में अंजीरा, ये जो है महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है यहाँ पे। ठीक है, तो याद हो सके तो अच्छी बात है। ये सभी नवपाषाण स्थल पाकिस्तान में है। और इसके अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल है जैसे कि इसको पढ़ेंगे गुनलन और रहमान ढेरी, तारकाई किला और सराय खोला कुछ। तो ये जो है महत्वपूर्ण स्थल है। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है मेहरगढ़। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी है। और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उसमें भी इसमें से प्रश्न आते हैं। तो बेसिकली ये कहाँ पे लोकेशन इसकी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मेहरगढ़ जो है बोलन नदी के तट पर बलूचिस्तान में क्वेटा से लगभग 150 किलोमीटर दूर कच्छ के मैदानों में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। और ये 200 हेक्टेयर का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे जो पूर्व मृदभान नवपाषाण काल से हड़प्पा संस्कृति तक के प्रमाण दिए गए हैं। तो बेसिकली इसमें ये समझिए कि वहाँ जो ये नवपाषाण संस्कृति के साक्ष्य तो यहाँ पे है ही, साथ में साथ जो है हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में नवपाषाण संस्कृति का पहला सांस्कृतिक काल जो है 7000 से 5500 BCE होता है। यानी कि अगर 7000 BCE अगर आप इंक्लूड करो तो अभी कौन सा चल रहा है, जो 2022 चल रहा है, तो मोटा मोटा अगर आप इसको प्लस करेंगे तो BCE से 7000 पहले और BCE से 2022 ही पहले, तो 2000 अगर आप जोड़ोगे तो 9022 हो गया। ठीक है, तो ये कहानी जो है लगभग 9000 सालों की है। ठीक है, जो ये साक्ष्य प्राप्त हुए सांस्कृतिक काल। यहाँ मिट्टी के बर्तन के उपयोग के पहले की संस्कृति है। यह जो है मिट्टी के जो बर्तन उपयोग किए जाते थे उससे पहले की यह संस्कृति है। और यहाँ पे अर्ध घुमंतु पालक समूह इस जगह पर बसने लगे थे। ठीक है, लोग जो है जो कुल्हाड़ियाँ जो नवपाषाण संस्कृति में जो पॉलिश की हुई पत्थर की कुल्हाड़ियाँ होती थी इसी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, यहाँ पे चक्की वगैरह का इस्तेमाल करते थे और छोटे छोटे पत्थरों और हड्डी के औजारों का इस्तेमाल करते थे। अभी ये क्योंकि काफ़ी पुराने हैं तो ये मिट्टी के बर्तनों का उपयोग यहाँ नहीं किया जाता था। और लेकिन गेहूँ जौ की खेती और भेड़ बकरी और मवेशियों का पालन ये करते थे। ठीक है, तो पशुपालन और खेती यहाँ पे होता था। इस स्थल पर पाए जाने वाले जैसे कि बेर, खजूर, जुजुबे के बीज हमें मिले हैं, तो ये संभवतः वहाँ पे ये उगाए जाते थे और ये खाद्य वस्तुओं के रूप में इसे इकट्ठा किया जाता था। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ जानवर मिले हैं। देखिए, ठीक है, कुछ साक्ष्य मिले हैं जानवर जैसे बारहसिंगा, हिरण, मृग आदि की हड्डियों के संकेत मिलता है कि यह लोग जो है जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि जानवर जो है वो शिकार जो अगर मतलब मान लीजिए किसी जानवर का हमें अस्थि मिला, कंकाल मिला, हड्डी मिला, ठीक है, तो उस हड्डी के जो अध्ययन से, स्टडी से किस प्रकार पता लगाया जाएगा कि ये जानवर जो है जंगली जानवर है या पालतू जानवर है। तो बेसिकली क्या होता था, अगर आप खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जानवर को
ठीक है, तो उसकी हड्डी पे कुछ न कुछ चोट के निशान अगर मिल जाते हैं तो इसका मतलब इसको मार करके शिकार करके खाया गया है। और अगर इसी तरह से दफनाया होगा या मतलब इस तरह से मतलब थोड़ा सा इज्जत से पेश आया होगा तो जानवर के साथ, तो वो जो जानवर है उसकी हड्डी पे कोई भी निशान नहीं होगा, तो इस और उसको एक अच्छी तरह से मतलब दफनाया भी जाता था। तो इस तरह से इस तरह की हड्डी अगर प्राप्त होती है जानवर का तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है पालतू पशु था। देखिए इसके आगे यहाँ पे ये कि लोग मिट्टी के से अपने घरों को बनाते थे और जो लोग मर जाते थे तो उनको घरों के अंदर ही दफन कर देते थे। शवों के पास बकरी की लाशें और आभूषण भी रखे जाते थे, ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे हस्त निर्मित स्त्री की मूर्तियाँ बरामद हुआ है, ठीक है। वहाँ पे एक भंडारण कक्ष भी हमें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कुछ शंख, चूना पत्थर, फिरोजा मोती, लाजवर्द और बलुआ पत्थर के गहने के इस्तेमाल के भी सबूत मिले हैं। तो ये जो मेन पॉइंट्स थे इसमें मेहरगढ़ के, इनको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।